सबसे पहले हमने देखा फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होगा तो क्या ट्रीटमेंट होंगे। फिर देखा हमने कि अगर कोई एक नया पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड होता है, इसको हम तो एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, चले जाता है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। फिर सबसे दुखद घटना देखा, अगर मान लो हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में से किसी एक पार्टनर या किसी दो पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट के बाद हमें क्या देखना है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर। अब तो पूरी तरह से पार्टनरशिप फॉर्म ही बंद हो गया, तब क्या ट्रीटमेंट होगा। ओके, वेलकम गाइस, वेलकम बैक दोस्तों आप लोग का अपने क्लासरूम, अपने चैनल में। दिस इज सुनील, आई होप सो ऑल यू आर डूइंग गुड। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर न्यू टॉपिक, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर। 12th स्टैंडर्ड का सीबीएसई स्टेट बोर्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखने वाले, मतलब जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, थ्योरी एंड मीनिंग, डेफिनेशन एंड कोई पार्टनरशिप फॉर्म क्यों डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व सिंपल अगर मीनिंग कहूं तो वाइंड अप, बंद होना। तो कोई पार्टनरशिप फॉर्म बंद क्यों होता है, डिसॉल्व क्यों होता है। अगर हमें सॉल्व करने कहा जाए तो क्या क्या सॉल्व करना पड़ सकता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जर्नल एंट्री क्या होता है और लेजर क्या होता है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं पहले डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के मीनिंग के साथ। देखो, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग अगर मैं एक छोटे से एक दो वर्ड में कहूं तो मैंने कह दिया कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब क्या, पार्टनरशिप फॉर्म बंद होना, डिसॉल्व होना, बरोबर। देखो यहां मीनिंग क्या लिखा है पहले वो देख लेते हैं। द प्रोसेस नोन एज डिसॉल्यूशन और वाइंड अप ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इन्वॉल्व द सेल। देखो यहां पे क्या बोला, वाइंड अप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब वाइंड अप मतलब पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है, या फिर इन्वॉल्व्स द सेल, हमने बेच दिया। मैं अगर ओनर हूं पार्टनरशिप फॉर्म का, मैं कोई पार्टनर हूं, तो हम पार्टनर्स ने मिल करके किसी और को हमारा बिजनेस सेल कर दिया, लेकिन हमारा तो बिजनेस बंद हो गया ना यार। हमने किसी को बेच दिया मतलब हमारा तो ओनरशिप खत्म हो गया। ओके, आगे क्या बोल रहा है, डिस्पोजल और रियलाइज्ड ऑफ ऑल द एसेट, जितने भी हमारे बिजनेस में एसेट्स था, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में एसेट्स था, उन सबको रियलाइज्ड कर दिया, मतलब बेच दिया, सोल्ड कर दिया। फिर फाइनल सेटलमेंट पेड टू द लाइबिलिटीज, उसको मतलब लाइबिलिटीज एसेट्स को बेच करके पैसा जो आया उससे हम लोग सारे लाइबिलिटीज को पेड किए और सबके अकाउंट को सेटलमेंट किया। ओके, ये मीनिंग दिया हुआ है। मीनिंग क्या बोला, वाइंड अप करना या फिर सेल करना, वो सब करके हम लोग एसेट्स को बेचेंगे, एसेट्स को बेच के पैसा लाएंगे, उस पैसे से हम लोग अपने लाइबिलिटीज को पेड करेंगे। ये इसमें मीनिंग स्पेसिफिकली दिया हुआ है। और अगर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 39 के हिसाब से क्या बोलता है जरा वो भी देख लेते हैं। कभी कभी कानून के हिसाब से चलना भी चाहिए हमें, कभी कभी क्या हमेशा चलना चाहिए, चलो, बट वी आर इंडियन, कोई बात नहीं। प्रोवाइड्स दैट द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड द डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म। देखो बहुत ही प्यारा सा लाइन दिया यहाँ पे, क्या बोला है, जो भी पार्टनर्स है हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में, उन सबका रिलेशन टूट जाना इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब जब तक पार्टनरशिप फॉर्म है तब तक वो सबके सब कहलाएंगे पार्टनर्स, लेकिन जैसे ही उन सब का डिसॉल्यूशन हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो गया, तो अब उनके बीच में एज अ पार्टनर रिलेशंस नहीं रहेंगे। समझ रहे हो, हाँ एज अ फ्रेंड बैकअप में रहेगा वो बात अलग है, लेकिन एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनर्स नहीं रहेंगे। उसी को हम लोग बोलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ पे ये बताया गया। इट इंप्लाइज द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो वही बोला, जो पार्टनरशिप फॉर्म है एज अ पार्टनर उनका रिलेशन था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब ना मैं इस पूरे का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कहूं, देखो इसमें हमने पूरा दो चीज देखा कि अगर मैं कोई पार्टनरशिप फॉर्म बंद कर तो इतना इजी नहीं है यार, कोई इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने सारे एसेट्स होंगे, आपने इतने सारे लोन वगैरह लिए रहेंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमारे पास जितने भी एसेट्स है, आई एम सेइंग हमारे पास जितने भी एसेट्स है, जस्ट अ मिनट, हमारे पास जितने भी एसेट्स है उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्ड करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सोल्ड करना पड़ेगा। जब मैं एसेट सोल्ड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कैश, रोकड़ा रोकड़ा, बराबर पैसा आएगा हमारे पास। अब मैं ये पैसा डायरेक्टली घर पे लेकर नहीं जा सकता है, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जो मैंने लायबिलिटीज रखा है ना, अपने लायबिलिटीज है, जो मैंने लोन लिया रहेगा, कर्जा रहेगा, कुछ भी रहेगा, लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग्स रहेंगे, उन सबको पेड करना पड़ेगा पहले। समझ रहे कॉन्सेप्ट, पहले एसेट तो सोल्ड कर लिया, एसेट सोल्ड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटीज पेड करना पड़ेगा। पहला स्टेप अपना क्या निकला, इसका मतलब कि मुझे एसेट्स को सोल्ड करना है। सेकंड स्टेप क्या हुआ, लायबिलिटीज को पेड करना है। उसके बाद अगर आपके पास बैलेंस बचता है, आई एम सेइंग अगर बैलेंस बचता है,
तो ही, अगर बैलेंस बचेगा तो ही ये पार्टनर पैसा घर पे लेके जा सकता है, अदरवाइज नहीं। एसेट सोल्ड किया, एसेट से लायबिलिटीज को पेड किया, फिर पैसा बचा तो ही ये पार्टनर अपना पैसा घर पे लेकर जा सकता है, अदरवाइज लेकर नहीं जा सकता। इज दैट क्लियर? पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, एसेट सोल्ड करना है, लायबिलिटीज को पेड करना है, बचा तो घर पे लेके जाएगा, अदरवाइज नहीं लेके जाएगा। हो सकता है कि उल्टा पार्टनरशिप फर्म को देना पड़े, ठीक है, लेकिन जब तक पैसा बचेगा, जब तक लायबिलिटीज को पे नहीं करोगे तब तक वहां पे नहीं जाएगा। ओके, ये इसका टोटली एग्जैक्टली मीनिंग बन गया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे जरा बताओ, कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म बंद क्यों होता है? कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म बंद क्यों होता है, डिसॉल्व क्यों होता है पार्टनरशिप फॉर्म? तो कुछ लोग का आंसर आएगा, सर झगड़ा हो गया, बराबर है, करेक्ट है, लॉस हो गया, करेक्ट है, फ्रॉड है, करेक्ट है। तो ऐसे कुछ रीजन से जो दिए गए वो देखते हैं हम लोग। पहला रीजन बोला है, रीजन फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या रीजन हो सकता है किसी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व होने का? सबसे पहला रीजन क्या लिखा है, बाय वॉलंटरी एक्ट ऑफ पार्टनरशिप देमसेल्व्स। हम तो पार्टनरशिप से मन नहीं कर रहा यार पार्टनरशिप चलाने का, बस हो गया, अब नहीं, बस करते काम करते, पार्टनरशिप को बंद करते और इंजॉय करते, मस्त पार्टी सार्टी करते। तो इन लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। खुद से, खुद की मर्जी से ये दो पार्टनर्स ने, फॉर एग्जांपल जस्ट वे, तो देखो इन दोनों पार्टनर ने क्या सोचा कि थोड़ा फायदा मेरा, थोड़ा नुकसान मेरा, थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान, थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान। इस तरह से दोनों ने खुद के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया, क्लोज कर दिया और बंद कर दिया। तो फर्स्ट रीजन ये हो गया। अब सेकेंड रीजन देखते हैं। सेकेंड रीजन क्या बोला है, व्हेन द पीरियड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज फिक्स। मतलब जिस दिन हमने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया, उन लोगों ने सोच लिया था कि हम लोग जो है पार्टनरशिप फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 2 साल या 3 साल तक कंटिन्यू। तो ये दोनों पार्टनर ने जब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया तभी इन्होंने एग्रीमेंट बना लिया कि हम लोग सिर्फ 2 साल या 3 साल तक ही पार्टनरशिप चलाएंगे। दैट मीन्स इन दैट पार्टनरशिप फॉर्म ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज अ फिक्स्ड। कब तक हम लोग पार्टनर्स रहेंगे, कब तक हम लोग पार्टनरशिप हम चलाएंगे, कब तक हम लोग साथ में बिजनेस करेंगे, उसका ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है। तो आफ्टर 3 और 4 इयर्स जो भी ड्यूरेशन रहेगा, उसके बाद इनका पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। सेकेंड रीजन ये हो गया। ओके, थर्ड रीजन क्या होगा, सोचो। देखो, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर फॉर विच इट वाज फॉर्मेड। इसका मतलब क्या निकला, कोई स्पेसिफिक काम फिक्स है कि जब तक ये काम होगा तब तक हम लोग पार्टनर्स रहेंगे, जैसे ही ये काम खत्म हो जाएगा हमारा पार्टनरशिप फॉर्म खत्म। जस्ट करिए प्लीज सर कोई एग्जांपल। मोस्टली ना ये कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत देखने मिलता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये बिल्डिंग या ये हमें बनाना है, तो इसको जब तक प्रिपेयर नहीं होगा तब तक, फॉर एग्जांपल ये दो पार्टनर, किधर दो पार्टनर हमारे, मान लो ये दो पार्टनर, ठीक है, इन दोनों ने क्या डिसाइड किया है, हम दोनों पार्टनरशिप फॉर्म में रहेंगे, हम दोनों पार्टनरशिप फॉर्म में रहेंगे जब तक हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग, जब तक हमारा रेडी नहीं होता। तो जैसे ही ये रेडी हो जाएगा, ये मैन्युफैक्चर हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों का पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगा। पहले वाले में क्या था आपका, जहां पे टाइम फिक्स था, यहाँ पे काम फिक्स है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर क्या बोला, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। देखो इंसॉल्वेंसी, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई पार्टनरशिप फॉर्म इंसॉल्वेंट हो जाता है, फिर भी तो बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय इंसॉल्वेंट, देखो फर्स्ट चीज बताता हूं मैं। फर्स्ट चीज क्या, लॉस। अगर बिजनेस में ओनर को लॉस पे लॉस पे लॉस होते जा रहा है, मतलब सिंपल सा उसको बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा, डिसॉल्व ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब पैसा ही नहीं है, लॉस ही हो रहा है, तो बिजनेस कंटिन्यू है, क्या फायदा। तो डिसॉल्यूशन का एक ही रीजन हो गया इंसॉल्वेंसी में। एक और रीजन क्या होगा, देखो अभी ये बंदा जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा था बट ये इंसॉल्वेंट हो गया। व्हाट इज मीन बाय इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट्स है। क्या क्या चीजें बताओ जरा, इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं, याद है, पता है, ध्यान है, क्या बोलते हैं इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं हम लोग। एक होता है लायबिलिटीज, दूसरा होता है एसेट्स, बराबर। अगर किसी पर्सन का या किसी बिजनेस का लायबिलिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके एसेट्स के, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। एबिलिटीज ज्यादा है, लायबिलिटीज ज्यादा है एसेट से कंपेयर, मतलब सिंपल सा लॉस में भी कवर रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इंसॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग फिर, इंसॉल्वेंट पर्सन। ओके, नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, इलीगल। आप लोगों ने बोला कि ना वो जो पिचकारी का बंदूक है ना, हम लोग वो बना के सेल करते, वो पिचकारी वाला बंदूक या फिर पटाखे वाला बंदूक, मालूम पड़ा कि
बैकअप में AK-47 ऐसे सब बड़े बड़े हथियार, AK-47 गन, पिस्तौल्स ऐसे बना के आप सप्लाई कर रहे हो, और एक सिंपल सा इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो आप लोग, मेडिसिन बोल के ड्रग सेल कर रहे हो, इतना बड़ा इलीगल गैर कानूनी काम कर रहे हो। तो कोर्ट ने क्या बोला, ए चल बस 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 बस, अब बंद तुम्हारा बिजनेस, वाइंड अप। मतलब इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटी करोगे तो भी तुम्हारा बिजनेस क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप क्या दिया इन लोगों ने, पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज। पार्टनर्स क्या बोलेंगे, अरे चल बस हुआ पार्टनरशिप फॉर्म, अब हम लोग क्या करेंगे, नोटिस देते हो, पार्टनरशिप फॉर्म बंद। लेकिन क्या बोला, बिफोर 14 डेज, आपको जिस दिन बंद करना है ना बिजनेस, उसके पहले के 14 दिन पहले आपको, मतलब उसके 14 दिन पहले आपको बिफोर 14 डेज नोटिस देना पड़ेगा, फिर आप पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर सकते हैं। देखो हमने टोटल 6 टाइप के देखे। पहला था कि वॉलंटरी एक्ट, खुद की मर्जी से, खुद की इच्छा से। सेकेंड, जिसमें ड्यूरेशन टाइम फिक्स था। थर्ड देखा जिसमें काम फिक्स था, याद है वो रूम वाला। फिर फोर्थ में क्या, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में 2 पार्ट बताया मैंने, एक तो लॉस वाला, एक तो एसेट्स और लायबिलिटी कंपेयर वाला। अनलॉफुल, इलीगल एग्जांपल्स देखे हमने, और लास्ट में 14 डेज बिफोर आप दे करके नोटिस। ओके, इतने चीजें थे हमारे पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होने के तरीके और रीजन। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस कैसे टाइप्स करेंगे, या फिर कितने टाइप के अकाउंटिंग प्रोसीजर होते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म के अंदर। ये सारी चीजें लिख के लेके जाओ, क्योंकि ये थ्योरी के लिए भी आपको यूज होता है। ठीक है, जो एग्जांपल बोला, एग्जांपल के थ्रू आप याद रख सकते हो। एक सिस्टमैटिक ढंग है आपको याद रखने का, और कुछ नहीं। चलो देखो, अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म। 2 तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, एक है सिंपल डिसॉल्यूशन, एक है इंसॉल्वेंसी डिसॉल्यूशन। सिंपल डिसॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है आपको, मतलब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो नहीं रहा है, कुछ नहीं, बस नॉर्मली अपने अपनी इच्छा से डिसॉल्व हो रहे हैं, ऐसा कुछ रीजन से। बट इंसॉल्वेंसी डिसॉल्व थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा थोड़े अकाउंट बढ़ेंगे। इसका मीनिंग देखा था हमने इंसॉल्वेंसी का, मतलब लायबिलिटी ज़्यादा, एसेट का। अगर पूरे पार्टनरशिप फॉर्म में से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो उसको बोलेंगे 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट। पूरे पार्टनरशिप फॉर्म में से अगर कोई 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो उसको बोलेंगे 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट। अगर सारे के सारे पार्टनर, फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर से, तो चारों के चारों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो उसको बोलेंगे ऑल पार्टनर। बट आपके सिलेबस के हिसाब से इन लोगों ने मैक्सिमम सिर्फ 3 पार्टनर दिया है, 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट और 3 पार्टनर। 3 पार्टनर मतलब हो गए ऑल पार्टनर। ओके, तो आपको कुछ इस तरह से हो सकते हैं, सर कैसे समझे कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। तो आपका ना वहां पे दिया रहेगा कि ये पार्टनर का नाम मिस्टर अमित इज इंसॉल्वेंट, या फिर उसका बैंकरप्ट हो गया है, वो नाम, तो आपको इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट से समझ आए कि हमें ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। मतलब क्या सर, इसके लिए फॉर्मेट्स अलग है और इसके लिए फॉर्मेट्स अलग है? नहीं बच्चा, देखो मैं समझाता हूँ। मैं दोनों के लिए फॉर्मेट सेम है, अकाउंट क्या क्या बन सकते हैं वो बताता हूँ मैं आप लोग को। ये देखो, मैक्सिमम आपका इतना बन सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब आपको अगर सिंपल डिसॉल्यूशन करने के लिए कहा गया है, तो आपको सिंपल डिसॉल्यूशन करने के लिए कहा गया है, तो आपको ये 3 अकाउंट कंपलसरी बनाना है। मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको ये 3 अकाउंट तक कंपलसरी प्रिपेयर करना ही करना है। पहला, रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि अब तक हमने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में जो पढ़ा था वो था रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत बड़ा कंफ्यूजन, रिपीट कर रहा हूं, वहां पे आपने जो पढ़ा था वो रीवैल्यूएशन अकाउंट था। ये कौन सा है, रियलाइजेशन अकाउंट है। रीवैल्यूएशन में क्या था, एसेट्स को रीवैल्यूएट करके लिख रहे थे, यहाँ पे रियलाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को सोल्ड करेंगे, रियलाइज्ड करेंगे, इसलिए इस चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट होता है, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। अगर आपने अकाउंट के नाम को उल्टा फुल्टा कर दिया तो मार्क्स भी आपके उल्टे फुल्टे हो जाएंगे, इसलिए नाम को याद रखो। रीवैल्यूएशन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में होता है, रियलाइजेशन डिसॉल्यूशन में होता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल तो पता ही है आपको। कैश इन बैंक थोड़ा देखेंगे कि कैश कम्स इन हुआ तो डेबिट में, गोज आउट हुआ तो क्रेडिट में, ऐसे कुछ। इसके अलावा अगर और कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़ सकता है सिंपल डिसॉल्यूशन के अंदर, तो आपको पार्टनर्स लोन या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जब क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ ये लिख के रखोगे ना, जब आपको रिवीजन करना रहेगा पेपर टाइम पे, तब वहां पे हेल्प होगा, अरे हाँ कौन कौन से फॉर्मेट बनते हैं, कैसे कैसा बनता है, दिमाग में याद रखने के लिए। ओके, अगर इंसॉल्वेंसी केस है, देखो ये मैंने क्या कहा, ये 3 तो आपको कंपल्सरी हर क्वेश्चन में इस चैप्टर के अंदर प्रिपेयर करना ही है। उसके अलावा आपको जो है ये एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट्स इनके अलावा। ठीक है, इनके अलावा आपको 3 अकाउंट एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, 3 नहीं 2।
एक है डेफिशिएंसी अकाउंट, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, हमारे पास पैसा नहीं होता, तब हमें ये अकाउंट बनाना पड़ता है। समझाऊंगा जब क्वेश्चंस करेंगे और क्लियरली। सेकेंड है आउटसाइड लायबिलिटीज। देखो लायबिलिटी दो तरह के होता है, एक होता है इनसाइडर लायबिलिटी, एक होता है आउटसाइड लायबिलिटीज। व्हाट इज मीन बाय लायबिलिटी? कर्जा लिया हमने। इनसाइडर क्या? जो पार्टनर्स का फंड होता है, पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, वो हो गया आपका इनसाइडर लायबिलिटीज। आउटसाइडर मतलब हो गया क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो आपका आता है आउटसाइड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन में क्रेडिटर बिल्स पेएबल दोनों दिया है तो दोनों अकाउंट अलग अलग बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ क्रेडिटर दिया तो क्रेडिटर अकाउंट बनाना, तो डिपेंड करता है। ध्यान रखना है कि ये तीन तो बनेगा ही बनेगा। अगर इसमें से ऐसा कुछ है, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट या ऑल पार्टनर, तो कोई डेफिशिएंसी एंड आउटसाइडर लायबिलिटी अकाउंट भी बनाना पड़ता है। ओके, एंड ये जरूरत पड़ा तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब किसी पार्टनर का लोन अमाउंट दिया है तो पार्टनर्स लोन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट दिया है तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आपको लेजर और जर्नल दोनों था, वैसे इस चैप्टर में भी है। वहां पे चांसेस कम था जर्नल पूछने का, लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब 50-50% चांस पकड़ सकते हो आप। 50% चांस है लेजर पूछने के, 50% चांस है जर्नल पूछने के, तो आपको दोनों करना पड़ेगा। बट पहले हम लोग लेजर ही करेंगे, लेजर सीखने के बाद जर्नल हमें ईजी हो जाना है। ओके, इतना समझा क्या? बोलो हाँ। हाँ, चलो आगे बढ़ते फिर। जर्नल एंट्रीज आप लोग जस्ट सिर्फ लिख कर रखो, ठीक है? सिर्फ लिख कर रखो। जब हम लोग जर्नल एंट्री क्वेश्चन करेंगे तब वहां पे हम लोग काफी अच्छे से इसको डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि आपको लेजर का प्रैक्टिस है अब तक, ठीक है? खाली हेडिंग देख के रखो। पहला हमें क्या करना है, एसेट्स को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। मतलब जो रियलाइजेशन अकाउंट है जिसमें हम लोग एसेट्स को सोल्ड करने वाले, लायबिलिटीज को पेड करने वाले, वहां पर हम लोग सारे एसेट को लाकर लिखेंगे कि देख भाई मेरे पास इतने इतने एसेट है, इसको बेचने वाला हूं मैं। सेम चीज आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे कि इतने सारे लायबिलिटीज है इसको पेड करना, ऐसे कुछ हमें देखेंगे। ये मैंने बताया हुआ है, देखो अगर आप ना एक एंट्री करते हो ना याद, तो सेकंड एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाता है। एसेट ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, थोड़ा ध्यान दोगे ना जनरल एंट्रीज पे, समझेगा। ये दो हो गया कॉमन एंट्रीज, फिर ये दो हो गया। तो जब एंट्री देखोगे ना, देखो रियलाइजेशन आपको सिर्फ इसमें वही चीज देखना है, जो कलर देखो मैच मैच लिखा है ना, मतलब एक का अपोजिट ये दोनों, ऐसा कुछ है। तो जनरल एंट्रीज से बोला लिख के रखो आप लोग सिर्फ, फिर हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं समझेगा आपको। ओके, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये भी तो लिख के रखना है। एज पर सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनर्स लोन शैल बी पेड आफ्टर मेकिंग ऑफ थर्ड पार्टीज। मतलब क्या थर्ड पार्टी? मतलब वही आउटसाइडर्स, मतलब बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, उनको पे करने के बाद ही हम लोग पार्टनर्स का लोन पे कर सकते हैं, उसके पहले पे नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ठीक है? ओके, रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाएंगे हम लोग, कैसे बनेगा? देखो कुछ इस तरह से रहेगा। ये अकाउंट थोड़ा सा आपका बड़ा रहेगा। सबसे पहला स्टेप याद समझ लो, याद कर लो क्या बोल रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, आपको एस रियलाइजेशन के डेबिट में, आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जितने भी एसेट दिए रहेंगे ना, वो सब लाइन से यहां लिख देना है। क्या लिखा है? टू एसेट्स एक्सक्लूडिंग, किन चीजों को छोड़ करके? करंट अकाउंट कैपिटल और फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस मतलब होता है ना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। जब कभी ऐसा एसेट्स में दिया हुआ है तो उन चीजों को छोड़ करके सबके सब, और कैश बैलेंस एक्सक्लूडिंग, मतलब कैश को और करंट अकाउंट को छोड़ करके जितने भी एसेट्स होंगे, एग्जांपल प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, मोटर कार, वो सारे के सारे आपको यहां लिखने हैं। कौन सा अमाउंट जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया रहेगा वही अमाउंट। सेम वैसे ही जो लायबिलिटीज है उसको यहां लिखना है, एक्सेप्ट कैपिटल, रिजर्व सरप्लस या पार्टनर्स लोन को छोड़ करके। मतलब क्या आ सकता है? आउटसाइडर लायबिलिटीज, मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, नॉट अ पार्टनर लोन। ओके, क्यों? एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, मतलब मैं रियलाइजेशन अकाउंट में अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा हूं। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये वाला एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो रियलाइजेशन डेबिट में है, इसलिए रियलाइजेशन के डेबिट में गया और टू एसेट्स लिखा। अब उसका अपोजिट आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहा हूं, तो लायबिलिटी तो मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। इसलिए लायबिलिटी को डेबिट किया और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया। एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन बैलेंस लिखा है यहाँ पे, सेम चीज बार लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? सारी चीजों को जैसे का वैसा लिखो, सेम आरडीडी। अब अगर मैं किसी लायबिलिटीज को पेड करता हूं, ध्यान समझना, मैं किसी लायबिलिटीज को पेड करता हूं, तो मुझे उसका जर्नल एंट्री सोच के बताओ। आप अगर कुछ पे करते हो तो एंट्री क्या होगा? सिंपल सा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन इस वक्त हमारा लायबिलिटी कौन सा अकाउंट के अंदर है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर है। इसलिए लायबिलिटी टू बैंक नहीं लिखूंगा, लायबिलिटी जब पे क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट। ये देखो, ये वाला
लायबिलिटीज अगर मैं पे करता हूं तो रियलाइजेशन टू कैश, वैसे ही जब मैं एसेट्स बेचूंगा तो पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डेबिट व्हाट कम्स इन ना, जो पैसा आता है उसको डेबिट करेंगे। और हमारे पास से एसेट्स जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एसेट्स नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो जब एसेट सोल्ड करता हूं तो कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट में दिख रहा है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाना है। और सोल्ड एसेट, वैसे लायबिलिटीज पेड, वैसे एक्सपेंसेस पेड। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसको वापस रिपीट करना है, डोंट वरी। जिसमें फॉर्मेट लिखाने के लिए कोई दिखा रहा हूं मैं, प्लीज इसको लिख के रखना अच्छे से। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाना है। ओके, पार्टनर्स कैपिटल तो आपने देखा ही, यहाँ पे छोटे छोटे कॉलम बनाए, 3 पार्टनर के लिए 3 कॉलम रहेंगे, वैसे ही कुछ है। एंड कैश इन बैंक सिर्फ थोड़ा सा देख लो, कैश इन बैंक कैसा, डेबिट में प्लस, मतलब पैसा आएगा तो क्रेडिट में माइनस पैसा जाएगा। तो पैसा कब कब आपके पास आ सकता है, 2 ही ऑप्शन यहाँ पे लिख के रखा है मैंने। एक तो ओपनिंग बैलेंस जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, सेकेंड चीज आप जब अपने एसेट्स को सोल्ड करोगे, बेचोगे, बराबर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ना, जब पैसा कम्स इन हुआ। अब पैसा कब कब जा सकता है, तो 3 ऑप्शन दिया है मैंने यहाँ पे। एक तो जब लायबिलिटीज को पेड करोगे, या फिर कुछ एक्सपेंसेस पेड करोगे, और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, इस तरह से। और एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, प्लीज रिस्पॉन्स करना। ओके, प्लीज रिस्पॉन्स करना। अगर आपको ध्यान रहेगा तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सभी में हमने बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया है, बरोबर। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। देखो कहीं दिख रहा है बैलेंस शीट करके, नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन देखो, बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन पूछा, आई नो दैट, बट फिर भी कुछ लोगों को ये चीज नहीं आता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तो मुझे रिस्पॉन्स करो, ठीक है, मैसेज करो, कमेंट करो, या फिर बताओ मुझे कि क्यों हम लोग इस चैप्टर में बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं कर। आपका आंसर आपके सामने ही, थोड़ा सा ध्यान दोगे, चैप्टर के नाम को समझोगे तो समझ जाना है। ओके, एंड बैलेंस शीट का मीनिंग उसके लिए आपको पता होना चाहिए, तब आपको समझिए कि इसमें क्यों नहीं बन रहा है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बी सेफ, बाय बाय, जय हिंद।